Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the topic of ejectment under Punjab Tenancy Act 1887, and in today's video we are going to discuss the general provisions relating to ejectment. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब तक हम सेक्शन 46 तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 47 से। सेक्शन 47 बात करता है टाइम फॉर इजेक्टमेंट कि अब इस सेक्शन के अंदर बेसिकली टाइम ड्यूरेशन की बात की गई है। अ डिक्री और ऑर्डर फॉर द इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट एनी अदर टाइम देन बिफोर द 1st of May एंड 15th day of the June, बोथ डेज इंक्लूसिव। कि अगर किसी कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री पास हुई है या किसी रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से कोई ऑर्डर पास हुआ है किसी भी टेनेंट को इजेक्ट आउट करने से रिलेटेड, तो इस डिक्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन किस टाइम कराई जाएगी। सो सेक्शन 47 कहता है कि 1st of May से लेकर 15th जून के दरमियान का जो टाइम पीरियड है, 15 जून से एग्रीकल्चरल ईयर स्टार्ट हो रहा है। 1 में जिस दिन से जो रेवेन्यू ऑफिसर नोटिस भेजता है उसमें लिखा जाता है कि 1 में से पहले पहले आप ये ज़मीन खाली कर दें। सो इस 1 मई से 15 जून के दरमियान का जो टाइम पीरियड है उसके अलावा किसी भी और दिन पर इस डिक्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन नहीं कराई जाएगी until and unless the court making the decree or where the order is made under section 44 the officer making the order otherwise direct। until and unless जिस कोर्ट ने ये डिक्री पास की है या फिर जिस रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से ये इजेक्टमेंट ऑर्डर पास किया गया है, अगर तो ये कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर कोई और डेज प्रिस्क्राइब करते हैं इस को एग्जीक्यूट कराने के लिए इजेक्टमेंट ऑर्डर को, तो वो डेज फॉलो किए जाएंगे। अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि 1 मई से 15 जून के दरमियान का जो टाइम पीरियड है उसमें इस डिक्री की एग्जीक्यूशन कराई जाएगी। सिंपल सा सेक्शन था सेक्शन 47। इजेक्टमेंट की डिक्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन का टाइम पीरियड डिस्कस किया। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 48 के ऊपर। अब सेक्शन 48 क्या कहता है? रिलीफ अगेंस्ट दी फॉरफीचर। अब सेक्शन 48 में बात की गई है फॉरफीचर की। फॉरफीचर वर्ड निकला है फॉरफीट से, जिसको हम कहते हैं जब्त कर लेना। इसके अगेंस्ट क्या रिलीफ बताया गया है? सो सेक्शन 48 सब सेक्शन 1, if in a suit for ejectment of the tenant on any of the grounds mentioned in clause A and clause B of section 39 or of section 40, it appears to the court that injury caused by act or omission on which the suit is based is capable of being remedied, or award of compensation will be a sufficient satisfaction to the landlord, then the court may instead of making a decree for ejectment of the tenant order him to remedy the injury within the period to be fixed, or order him to pay in the court such compensation as the court thinks fit। अब सेक्शन 48 कहता है कि अगर तो किसी पर्सन को, किसी टेनेंट को इजेक्ट आउट करने से रिलेटेड कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। अब इजेक्टमेंट के सूट चाहे वो ग्राउंड्स मेंशन है सेक्शन 39 या सेक्शन 49, किसी भी ग्राउंड के ऊपर अगर उसकी इजेक्टमेंट से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया गया है और कोर्ट को ये लगता है कि टेनेंट के किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से लैंडलॉर्ड को किसी भी तरह की कोई इंजरी कॉज हुई है और कोर्ट सेटिस्फाई है, कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये लग रहा है कि जो इंजरी कॉज की गई है इस टेनेंट की जानिब से लैंडलॉर्ड को,
वो रेमिडीड है, यानी कि उसके अगेंस्ट रेमिडी अवेलेबल है या फिर जो कंपनसेशन है वो लैंडलॉर्ड के लिए सफिशिएंट है इस इंजरी से रिलेटेड, तो फिर ये कोर्ट क्या कर सकती है, वो इंस्टेड बजाय इसके कि वो उस टेनेंट के अगेंस्ट डिक्री पास करे इजेक्टमेंट से रिलेटेड, वो ऑर्डर पास कर सकती है कि ये टेनेंट जो इंजरी उसने लैंडलॉर्ड को कॉज की है उसके अगेंस्ट इसको रेमेडी प्रोवाइड करे या फिर उसको कंपनसेशन पे करे, और साथ ही साथ ये कोर्ट टाइम पीरियड भी प्रिस्क्राइब करेगी जो उसको मुनासिब लगेगा कि इतने टाइम पीरियड के अंदर इसने कंपनसेशन देनी है लैंडलॉर्ड को। सो सबसेक्शन 1 ने सिंपली क्या कहा, जहां पर इंजरी कॉज हुई है लैंडलॉर्ड को टेनेंट की जानिब से, उसके अगेंस्ट रेमेडी अवेलेबल है, तो कोर्ट बजाय इसके कि वो इजेक्टमेंट ऑर्डर पास कर दे, वो उस टेनेंट को ऑर्डर दे सकती है कि इस लैंडलॉर्ड को कंपनसेट किया जाए अगेंस्ट दैट इंजरी। सबसेक्शन 2, द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर स्पेशल रीजन एक्सटेंड अ पीरियड फिक्स्ड बाय इट अंडर सबसेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो कोर्ट टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करती है कंपनसेशन की अमाउंट पे करने के लिए, अगर वो चाहे तो वो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है टेनेंट के लिए। Subsection 3, if within the period or extended period as the case may be fixed by the court under this section, the injury is remedied or the compensation is paid, a decree for the ejectment of the tenant shall not be paid. सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर तो जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया था उसके अंदर या टाइम पीरियड एक्सटेंड होने के बाद अगर तो ये टेनेंट कंपनसेशन की अमाउंट पे कर देता है लैंडलॉर्ड को, यानी कि जो रेमेडी अवेलेबल है इस इंजरी के अगेंस्ट वो रेमेडी उसको प्रोवाइड कर देता है, तो फिर इस टेनेंट के अगेंस्ट शेल का वर्ड यूज हुआ है कि इजेक्टमेंट की डिक्री कोर्ट की तरफ से पास नहीं की जाएगी। सो सेक्शन 48 ने क्या रिलीफ बता दिया, कंपनसेशन अवेलेबल है या कोई और रेमेडी इंजरी के अगेंस्ट अवेलेबल है तो वहां पर इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 49 के ऊपर। सेक्शन 49 बात करता है राइट्स ऑफ इजेक्टेड टेनेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉप्स एंड द लैंड प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग। अब सेक्शन 49 के अंदर इजेक्टेड टेनेंट के राइट्स को डिस्कस किया गया है, यानी कि वो टेनेंट जिसको लैंड से इजेक्ट आउट कर दिया गया है उसके क्या राइट्स हैं, किससे रिलेटेड, उस जमीन के ऊपर जो वो फसल उगा रहा है या वो उगाने जा रहा है उस फसल से रिलेटेड क्या राइट्स हैं। सो सबसेक्शन 1, where at the time of proposed ejectment of the tenant from any land his uncut or ungathered crops are standing on any part thereof, he shall not be ejected from the part until the crops have been ripened or he has been allowed a reasonable time to harvest them. सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कि अगर तो किसी टेनेंट को इजेक्ट आउट करना है किसी लैंड से और उस इजेक्टमेंट के टाइम पीरियड के ऊपर, यानी कि जिस टाइम उसको उस लैंड से इजेक्ट आउट किया जा रहा है, अगर तो उस ज़मीन के ऊपर इस टेनेंट की कुछ क्रॉप्स हैं जिनको अभी तक हार्वेस्ट नहीं किया, जिनकी कटाई नहीं हुई अभी तक, या कोई क्रॉप्स हैं जो अभी तक पूरी तरह से पकी नहीं है, तो ये सबसेक्शन कहता है कि उस टेनेंट को रीजनेबल टाइम प्रोवाइड किया जाएगा कि उस वक्त तक आप उसको शेल का वर्ड यूज हुआ है कि लैंड से इजेक्ट आउट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसको सफिशिएंट टाइम दो जितने टाइम पीरियड के अंदर उसकी फसल पक जाए और वो उसको हार्वेस्ट कर दे। Subsection 2, the court or revenue officer decreeing or ordering the ejectment of the tenant may on the application of the landlord determine any dispute arising in consequence of provisions of subsection 1 between the landlord and tenant or between the landlord or any person entitled to harvest the crops of the tenant and may in his discretion. सबसेक्शन 2 कहता है कि कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर जिसने भी उस टेनेंट के अगेंस्ट इजेक्टमेंट की डिक्री या ऑर्डर पास किया है, अगर तो लैंडलॉर्ड इस कोर्ट को या रेवेन्यू ऑफिसर को आके एप्लीकेशन देता है किस चीज से रिलेटेड, कि अगर तो सबसेक्शन 1 में जो हमने बात की कि सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा टेनेंट को कि वो अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते, अगर तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान
या फिर लैंडलॉर्ड या वो पर्सन जो इस टेनेंट की फसल को हार्वेस्ट करने के लिए आया है, इन दोनों के दरमियान अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और इससे रिलेटेड लैंडलॉर्ड अगर रेवेन्यू ऑफिसर या कोर्ट को एप्लीकेशन देता है, तो ये कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर उस लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन के ऊपर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करते हुए क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट दैट द टेनेंट पेज फॉर लॉन्गर ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड secured to him under subsection 1 such rent is may be fair and equitable। वो डायरेक्शंस दे सकते हैं कि अगर तो टेनेंट उस जमीन को ज्यादा अरसे के लिए यूज कर रहा है, यानी कि उसकी फसल को पकने में और उसकी कटाई में ज्यादा वक्त दरकार है, तो फिर कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जितने अरसे तक वो टेनेंट उस जमीन पर रह रहा है, वो लैंडलॉर्ड को उस जमीन का फेयर और इक्विटेबल रेंट प्रोवाइड करे इस सारे अरसे का। सबसेक्शन बी, और डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द टेनेंट्स अनकट और अनगैदर्ड ग्रॉस एंड ऑन पेमेंट देयर ऑफ बाय द लैंडलॉर्ड टू द कोर्ट फोर्थविथ इजेक्ट द टेनेंट। या फिर जो फसल टेनेंट की उस जमीन पर मौजूद है, उस फसल का वैल्यू, उस फसल की जितनी भी अमाउंट बनती है उस वैल्यू को डिटरमिन करे लैंडलॉर्ड, और वो अमाउंट कोर्ट को या रेवेन्यू ऑफिसर को पे करने के बाद वो टेनेंट को उस जमीन से इजेक्ट कर सकता है। सबसेक्शन 3, व्हेन अ टेनेंट फॉर हुज इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन has prepared for sowing any land comprised in his tenancy but has not sown or planted crops on that land, he shall be entitled to receive from landlord before ejectment a fair equivalent in money for the labor and capital expended by him in preparing the land, and the court or revenue officer before whom the proceedings are pending shall on application of tenant determine the sum payable to the tenant or stay his ejectment until it has been paid to the tenant। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर तो टेनेंट ने जिसके अगेंस्ट ये इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई हैं, अगर तो उसने जमीन को तैयार किया है फसल को उगाने के लिए, अभी तक उसने उस जमीन पर फसल नहीं उगाई, तो ऐसी सूरत में अगर उसके अगेंस्ट इजेक्टमेंट ऑर्डर पास हो जाता है, तो जितना खर्चा, जितना भी लेबर उस जमीन की तैयारी में उस टेनेंट को आया है, लैंडलॉर्ड वो तमाम खर्चा इस टेनेंट को पे करेगा और उसके बाद फिर इस टेनेंट को इस जमीन से इजेक्ट आउट किया जा सकता है। अदरवाइज आप विदाउट पेमेंट उसको इजेक्ट नहीं कर सकते। सो सेक्शन 49 ने हमें इजेक्टेड टेनेंट के जमीन पर मौजूद क्रॉप से रिलेटेड राइट्स को डिस्कस किया है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 47 से सेक्शन 49 के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।